हेलो जी, वेलकम बैक। हम लोग पढ़ रहे हैं रिस्की प्रपोजल्स का मेगा रिवीजन एक्चुअली कर रहे हैं और इसका ये थर्ड पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग काफी सारे मिसलेनियस कैटेगरीज को कवर करेंगे। ज्यादातर कैटेगरीज स्पॉन्सर जाने वाली है दिमाग के ऊपर से, क्योंकि थोड़ी सी टिपिकल है, थोड़ी सी हार्ड है। बट अगर आप मेरी तरह स्टैटिस्टिक्स के दीवाने हैं, अगर आपको मेरी तरह पसंद है डेटा माइनिंग एंड डेटा डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, तब तो यार आपके लिए ये सारी कैटेगरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इन सारी कैटेगरीज को सीएमए इंस्टीट्यूट ने अपने करिकुलम में इंक्लूड कर रखा है। हालांकि इस पे पास्ट में कोई लंबे चौड़े क्वेश्चंस आए नहीं है, बट मुझे डाउट है कि आगे आ सकते हैं। जैसे कि कैटेगरी एक छोटी सी कि रिस्की प्रपोजल करते हुए बीएसएम का एप्लीकेशन करना, यानी ब्लैक शोल्स मॉडल का एप्लीकेशन करना। क्या ऐसा एग्जाम में आया है? नहीं। क्या आ सकता है? एकदम। ऐसे ही अगर हम छोटा सा काम देखें तो भाई एक छोटा सा यहाँ पे काम किया है सिमुलेशन को लेकर के, कि सिमुलेशन के बेस पे सवाल करेंगे आपसे। तो सिमुलेशन के बेस पे क्या सवाल एग्जाम में आए हैं? कम बार आए हैं, आए हुए हैं। सीए फाइनल में तो काफी ज्यादा बार आते हैं, बट सीएमए फाइनल में बहुत कम बार आए हुए हैं। आगे आ सकते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे भी सवाल आ सकता है। अगेन इंस्टीट्यूट की मैट में कवर्ड है, लेकिन एग्जाम्स में नहीं आया हुआ है। तो ऐसे में आज इस पार्ट में जितने भी हम कैटेगरीज कवर कर रहे हैं, इनमें से कई हो सकते हैं किताब के ही सवाल हो, हमने क्लास में उसको किया हुआ भी है, लेकिन हाँ एक बार फिर से उसको देख लेंगे ताकि एग्जाम में इस तरह की कोई क्वेश्चन आए तो हम चूके नहीं। बात बाकी, इस लेक्चर को कोई भी यूट्यूब पे देख रहा है तो डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स हैं, क्लास लिंक्स वगैरह सब कुछ है, और नोट्स की भी लिंक है, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए। टाइम स्टैम्प हमेशा की तरह मैं कर देता हूं, जहां पे आपको बढ़िया से हर एक पार्ट ऑफ दिस वीडियो अच्छे से मिल रहा हो। एट द सेम टाइम जो भी एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये हमेशा ही रहने वाला है इन द ड्राइव। तो आप ड्राइव पे इसको देख रहे होंगे या फिर मैं ऐप के अंदर देख रहे होंगे, तो ड्राइव में इसके नोट्स मिल जाएंगे, जाके आराम से चेक कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करें विद कैटेगरी नंबर 5 हियर। तो कैटेगरी नंबर 5 है सिमुलेशन अप्रोच के ऊपर में। सिमुलेशन वैसे तो यार हमें पता है, हम लोग ओएम से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं इंटरमीडिएट लेवल पे, कि सिमुलेशन क्या होता है। यहाँ पे रैंडम नंबर्स होते हैं, रेंज बनाई जाती है और रैंडम नंबर से इनपुट असाइन किया जाता है। बेस्ड ऑन वेरियस इनपुट्स दैट वी हैव, हम एनपीवी कैलकुलेशन करेंगे एंड दिस इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू हियर। तो ज्यादातर सिमुलेशन से सिर्फ इनपुट डेराइवेशन तक का काम होगा, और यही चीज मैंने यहाँ लिखा है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सारे इनपुट्स की वैल्यूज पता करेंगे एंड इस काम को करने के लिए रैंडम नंबर्स का सहारा लिया जाएगा और इनपुट्स के लिए डेटा डिस्ट्रीब्यूशन डिजाइन किया जाएगा। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेसिकली वो डेटा टेबल बनाना जिसमें हम उसके ऑब्जर्वेशन वैल्यू और साथ में उसकी एक रेंज वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। ये कैसे होता है सर? आइए देखते हैं। ये है बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 15, आप जाकर के बुक से भी मैच कर सकते हैं। ये मस्ट डू है मेरे हिसाब से। इसमें क्या है, आपके पास में 3 इनपुट है। पहला इनपुट है ओरिजिनल कॉस्ट, दूसरा इनपुट है यूजफुल लाइफ और तीसरा इनपुट है एनुअल कैश फ्लोज। अगर हम इन तीनों इनपुट्स की बात करें तो इनके ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज हमारे पास हैं और इसके साथ में इनकी प्रोबेबिलिटीज दी हुई है। तो अपने को यहाँ क्या क्या करना होता है, हम सबसे पहले प्रोबेबिलिटी से क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं और क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी से रेंज कैलकुलेट करते हैं। सर ये कैसे होता है? बड़ा आसान है। अगर मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी है 0.1, 0.6, 0.3। तो इसी की जब हम क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी बनाएंगे तो वो बनेगा 0.1, दूसरा बनेगा 0.70 इन दोनों को टोटल करके, और तीसरा बनेगा 1। सो वी हैव गॉट द क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज। अब इनकी रेंज बनाने के लिए जब ये 0.1 है तो रेंज बनेगी 0 to 9, फिर 0.7 है तो रेंज बनेगी 10 to 69, और फिर उसके बाद 70 से लेकर 99 तक की अपनी लास्ट रेंज बनेगी। अगर इस चीज को समझने में आपको कहीं पे भी डिफिकल्टी हुई है तो मेरे ख्याल से आपने सिमुलेशन के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल नहीं की है, या तो एससीएम अच्छे से नहीं पढ़ा या ओएम अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा। बट सच बताऊं, इससे ज्यादा रिवीजन में इसको कवर करने की जरूरत नहीं है। हमने अपने खैर क्लास में भी इसको अच्छे से कवर किया हुआ है, सो क्लास नोट्स को भी देख सकते हैं आप। बट अदरवाइज एक अंदाजा मैंने आपको दिया कि कैसे होगा काम। आप प्रोबेबिलिटी से क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी बनाएंगे और क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी से रेंज बनाएंगे। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप हो जाएगा। यही काम हम यूजफुल लाइफ और एनुअल कैश फ्लोज के लिए भी करेंगे। सो विल बी एबल टू गेट रेंजेस फॉर ऑल दीज 3 इनपुट्स। अब इसके बाद में आपने वो बोला है कि सवाल में अपना जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो है 15% और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है 12%। बोल सकता हूं फंसाने के लिए ना एक काम करते हैं, ये बोलते हैं कि फाइनेंस मैनेजर को ऐसा लगता है कि हमारी जो वैल्यूज हैं ये अनचेंज रहेंगी। तो अनचेंज रहेंगी तो इसका फर्क क्या पड़ेगा? अनचेंज रहेगी तो इसका फर्क ये पड़ेगा कि अपने को यार रेट ऑफ रिटर्न क्या लेना है, इसको लेकर के अब कंफ्यूजन हो जाएगा। रेट ऑफ रिटर्न क्या ले, 12% ले या 15%? तो भाई यहाँ ये जो लाइन है ना दी हुई कि सब फाइनेंस मैनेजर को फील होता है कि ये वैल्यूज
चेंज नहीं होंगी, इसका मतलब इसको लगता है कि ये रिस्क फ्री है, और रिस्क फ्री होने की वजह से हम यहाँ पे 12% को लेकर के अपना काम करेंगे। सो आप देख सकते हैं सारी जगह पीवीआईएफए 12% से हुआ, सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हैज नॉट बीन कंसिडर्ड हियर। हमें सिमुलेशन ट्रायल्स करने हैं, एनपीवी डिटरमाइन करना है और एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट पे बात करनी है। तो रैंडम नंबर्स हमें यहाँ दिए हुए हैं, तीनों इनपुट के लिए यहाँ पे 10-10 रैंडम नंबर दिए हुए हैं। सो वी हैव गॉट 10 ट्रायल्स हियर। इन 10 ट्रायल्स के हिसाब से हमें इन रैंडम नंबर्स के बेसिस पे हमारे इनपुट की वैल्यूज ढूंढनी है। तो ये कैसे होता है, बहुत आसान है। पहले हम ट्रायल नंबर 1 की बात करते हैं। ट्रायल नंबर 1 की अगर हम बात करें तो हमारा पहला रैंडम नंबर जो ओरिजिनल कॉस्ट के लिए वो है 52। हम ओरिजिनल कॉस्ट की अगर रेंज नोटिस करें तो 52 जो होता है वो सेकंड नंबर रो में फॉल करता है, और जहां पे हमारी वैल्यू ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट है 7 लाख रुपीज। सो 52 का नंबर कौन सी रेंज में है, सेकंड रेंज में है। सेकंड रेंज पे हमारी वैल्यू क्या है, 7 लाख की है। तो आप देख सकते हैं मैंने ओरिजिनल कॉस्ट को 7 लाख पकड़ा है। फिर उसके बाद आता है यूजफुल लाइफ। तो यूजफुल लाइफ के लिए जो हमारे को दिया हुआ है रैंडम नंबर वो है 6 का। तो 6 का जो है वो रेंज फॉल करता है पहली रेंज में, और वहां पे वैल्यू है 7 इयर्स। तो हमने यहाँ पे टोटल यूजफुल लाइफ को पकड़ा है 7 इयर्स। एंड फिर एनुअल कैश फ्लोज के लिए हमारा जो रैंडम नंबर है वो है 50, और 50 फॉल करता है हमारे सेकेंड रेंज में। सेकेंड रेंज पे 2.5 लाख का एनुअल कैश फ्लो माना जा सकता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2.5 पकड़ा है। यही अगर हम 7th ट्रायल की बात करें तो ये भी मैं आपको शो करना चाहूंगा कैसे होगा। 7th ट्रायल पे हमारा जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसका रैंडम नंबर है 33। सो 33 नेचुरली फॉल्स इन द सेकंड रेंज। तो यहां पे भी हमारे जो लाइफ होगी, सॉरी जो ओरिजिनल कॉस्ट होगा वो 7 ही होगा। तो लो जी 7 कंसिडर किया। फिर 69 यूजफुल लाइफ के केस में रैंडम नंबर है, तो 69 जो फॉल करता है वो फॉल करता है अगेन इन दिस थर्ड रेंज में। और थर्ड रेंज पे जो हमारी यूजफुल लाइफ है वो है 5 इयर्स की। तो 5 इयर्स हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। एंड आखिर में जो हमारे एनुअल कैश फ्लोज हैं उसके लिए रैंडम नंबर है 27। 27 अगेन फॉल्स इन द रेंज नंबर 2। सो अगेन वी विल बी कंसिडरिंग आवर इनफ्लो टू बी 2.5 लाख एवरी ईयर। सो इस तरह से हमारे 10 ट्रायल और 10 ट्रायल पे अलग अलग इनपुट वैल्यू मिलेगी फॉर ओरिजिनल कॉस्ट, फॉर लाइफ एंड ऑल्सो फॉर एनुअल कैश फ्लोज। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने अलग अलग पीवीआईएफए की कैलकुलेशन करी है। अब आप इस चीज को लेकर के ना कंफ्यूज मत होइएगा कि ये भैया अलग अलग लाइनों में क्यों लिखा आपने। अलग अलग लाइनों में बस इसलिए लिखा है क्योंकि जगह नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ क्या किया, जैसे पीवीआईएफए या तो 5 साल या 6 साल या 7 साल में कैलकुलेट हो रहा है। सो जहां जहां 5 साल है वहां पे मैंने कैलकुलेशन अलग लाइन में दिखा दी, 6 साल वाले की अलग लाइन में दिखा दी, और यहाँ 7 साल वाले की अलग लाइन में दिखा दी। पीवीआईएफए आ गया, एनुअल कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करके हम पीवी ऑफ कैश फ्लोज निकालेंगे। अगेन पीवी ऑफ कैश फ्लोज में ऐसे घबराइएगा मत, ये लाइन इसलिए खींचिए क्योंकि हमारे पास ज्यादा जगह नहीं थी। तो मैंने 10 ट्रायल्स में से 5 ट्रायल की वैल्यूज को डाल दिया है ऊपर और 5 ट्रायल की वैल्यू को नीचे डाल दिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे पास ये कॉपी में काम कर रहा होता तो मैं पूरे 10 कॉलम बनाता, पर यहाँ पे क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पे 5 और 5 को बस अलग अलग लाइनों में शो किया है। बट एक्चुअल में जब एग्जाम में इसको शो करेंगे तो सिंगल लाइन में दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज आ गया। ये पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज के लिए कुछ नहीं करना, जो भी हमारा एनुअल कैश फ्लो है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है पीवीआईएफए से। जैसे यहाँ 2.5 है तो 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.564 से, रिजल्ट आएगा 11.41। ऐसे यहाँ पे भी 2.5 है तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4.564 से, रिजल्ट आएगा 11.41। तो इसी तरह पीवी ऑफ इनफ्लोज भी आ गया हमारे पास में। एनपीवी कैलकुलेशन करना आसान है, जो भी पीवी ऑफ इनफ्लोज आया उसमें से आप माइनस कीजिए अपने ओरिजिनल कॉस्ट को, यू विल गेट अवर एनपीवी वैल्यूज। अगेन एनपीवी को भी सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए 5 ऊपर 5 नीचे शो किया गया है, जबकि सच्चाई यह है कि इसको एक ही लाइन में शो करना चाहिए। बट एनीवेज ये हमारे सामने रिजल्ट आ गया और रिजल्ट काफी इंटरेस्टिंग है। इस रिजल्ट को देखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ नेगेटिव एनपीवी इज ओनली 10%। सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। क्लियर? तो ये है हमारे लिए पूरी सिचुएशन और ये था इसका बहुत ही सुंदर सा सवाल सिमुलेशन को लेकर के। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, याद रखिए इंस्टीट्यूट बुक से इलस्ट्रेशन नंबर 15 अच्छे से कर लीजिएगा, आप एग्जाम रेडी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं कैटेगरी नंबर 6 में। दिस आई थिंक इज वेरी वेरी क्रिटिकल कैटेगरी। मुझे लगता है यहाँ पे अच्छे से अच्छे सूरमा बच्चे भी जो है ना वो धक धक होने लगेगा उनके मन में, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है। इसकी डिफिकल्टी इसलिए है क्योंकि सबसे पहले इसके लिए आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का अंदाजा होना चाहिए ये क्या होता है। पहली बात तो ये,
इसके अलावा आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में जेड टेबल को स्टडी करना आना चाहिए कि जेड टेबल से वैल्यूज कैसे निकाली जाती है। एंड थर्ड, आपको थोड़ा बहुत ज्योमेट्री का ख्याल होना चाहिए। ज्योमेट्री इसलिए क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ज्योमेट्री बहुत जरूरी है आपको ये समझने के लिए कि जो यहां दिख रहा है वो अदरवाइज सिमेट्रिकली कहां नजर आएगा, तो थोड़ा सा वो भी एफर्ट लगता है। मेरे हिसाब से वो एक स्किल सेट है एंड इसलिए मेरे को लगता है ये थोड़ी सी क्रिटिकल कैटेगरी है। बट एनीवेज मैं ट्राई करूंगा इसको आपके सामने समझाने का। अगेन ये इंस्टीट्यूट मैट में कवर्ड है, हालांकि सीएमए इंस्टीट्यूट अपनी मैट के सवाल कम और सीए इंस्टीट्यूट को ज्यादा फॉलो करता है, लेकिन खुद के इंस्टीट्यूट खुद के बुक से ही सवाल करा तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सवाल समझाता हूं आपको कैसे वर्क करता है। जो सबसे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो एक बेल शेप कर्व होता है, आप इसे इन्वर्टेड यू शेप भी कह सकते हैं। इस बेल शेप कर्व का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि एकदम बीचों बीच कोई भी डेटा का उसका मीन होता है। मीन को हम म्यू भी कहते हैं, याद रखिएगा। मीन इज ऑल्सो डिनोटेड बाय द नोटेशन ऑफ म्यू। तो बीचों बीच होता है मीन, और जब हम इसे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते हैं तो हम अपनी जो एक्चुअल यूनिट वैल्यूज है उनको जेड वैल्यूज में कन्वर्ट करते हैं, एंड यहां बीच में जेड की वैल्यू को हम जीरो पकड़ते हैं। सो द वैल्यू ऑफ जेड एट द मिडल इज जीरो। सो बेसिकली यही मेरा मीन है। यहां पे ही z की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। z की वैल्यू के लिए फॉर्मूला होता है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा। तो आप ये कैलकुलेशन करके देख लेना, बीच में हमेशा वैल्यू आएगी जीरो। अब जैसे जैसे आप जीरो से राइट की तरफ जाएंगे आपकी z की वैल्यू पॉजिटिव होते जाएंगी। सो z विल अप्रोच पॉजिटिव वैल्यूज जैसे जैसे राइट में जाएंगे। जैसे जैसे आप लेफ्ट में जाएंगे वैसे वैसे z की वैल्यू नेगेटिव को अप्रोच करेगी, इट विल अप्रोच नेगेटिव साइन। क्लियर? दूसरी बात ये भी है कि ये वाली साइड की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 50%, ये वाली साइड की जो वैल्यू की प्रोबेबिलिटी है वो भी 50% है। तो मीन के राइट साइड में भी सेम प्रोबेबिलिटी है, लेफ्ट में भी सेम प्रोबेबिलिटी है। दूसरी बात, अगर मान लो ये मेरी एक लेफ्ट टेल है और यहां पे z की मैं 1.54 की वैल्यू ढूंढता हूं और उसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मुझे मिल जाती है, तो ये समझ लेना कि जितनी प्रोबेबिलिटी इस तरफ है उतनी ही प्रोबेबिलिटी z इज इक्वल टू -1.54 के लेफ्ट टेल में भी होगी। मतलब राइट टेल में जो प्रोबेबिलिटी आएगी वही लेफ्ट टेल की भी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। ये इस वजह से है क्योंकि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी जो आपको राइट में नजर आएगा वही आपको लेफ्ट में नजर आएगा। तो ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, इसका ख्याल रखना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं Z टेबल में 1.54 को ढूंढते कैसे हैं। तो सबसे पहले आप यहां नोटिस कीजिएगा, दिस इज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसमें जो भी आपको वैल्यूज मिल रही हैं वो मिल रही है एरिया टू द लेफ्ट ऑफ द Z स्कोर। इसका मतलब यह है कि जब आप z इज इक्वल टू 1.54 की प्रोबेबिलिटी ढूंढना चाहते हैं, राइट लेग की ढूंढना चाहते हैं, तो टेबल एक्चुअल में आपको रिजल्ट देगा लेफ्ट साइड की वैल्यूज का। वो आपको जो प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट देगा वो देगा 1.54 के लेफ्ट में क्या हमारी प्रोबेबिलिटी है वो बताएगा। तो जाहिर सी बात है अगर यहां की भी मिल जाए मुझे प्रोबेबिलिटी तो ये तो मैं ढूंढ ही लूंगा, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। तो ये कैसे होगा समझते हैं। हम Z टेबल में 1.54 को ढूंढ रहे हैं। सो Z की टेबल में 1.5 यहां पे है और 1.54 के लिए 4 यहां है। सो प्रोबेबिलिटी है 0.9382। 0.9382 इसका मतलब Z 1.54 के लेफ्ट की प्रोबेबिलिटी है 0.9382। करेक्ट? वापस मैं चेक कर लेता हूं, मैं भूल जाता हूं बार बार नंबर। हाँ 9382 है। सो लेफ्ट की प्रोबेबिलिटी है 9382। तो फिर ये जो इतना सा पोर्शन बचा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बहुत सिंपल है, पूरी प्रोबेबिलिटी होती है 1 और अगर उसमें से 9382 एक तरफ है तो बाकी बच गया जो यहां पे है। सो इट शुड बी 6.18%। 6.18% इसकी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। क्लियर? तो इस तरह से प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट होती है। आगे और भी काफी दिलचस्प क्वेश्चंस आपके लिए वेट कर रहे हैं, तो हम आएंगे इसके ऊपर वापस। ठीक है, आओ जी। तो यहां पे ये समझाया भाई 6.2% हमारा लास्ट में रिजल्ट आ रहा है। z इज इक्वल टू 1.54 के राइट टेल की वैल्यू। खैर मैंने वो शो कर दिया आपको ऑलरेडी। ठीक है, आइए इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखते हैं। जैसा मैंने कहा था ये इंस्टीट्यूट मैथ से ही है, मस्ट डू मैं इसको बोल रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आ गया तो आप फंसने वाले हो। तो आओ जी सवाल देखते हैं। सवाल में सबसे पहले ये बोला है कि एक प्रोजेक्ट है जिसकी एक्सपेक्टेड एनपीवी है 800 की और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 400 का, और मैनेजमेंट आपसे अलग अलग रेंज पे प्रोबेबिलिटी पता करना चाहती है। तो सबसे पहले समझिएगा इन दो वैल्यूज को। सबसे पहले मीन आपका 800 है तो म्यू की वैल्यू हो गई 800, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 400 है तो सिग्मा की वैल्यू हो गई 400।
ये दोनों बहुत क्रिटिकल वैल्यूज हैं, क्योंकि z की वैल्यू जब आप पता करने जाते हैं फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके लिए x की वैल्यू लेनी पड़ती है फ्रॉम द गिवन वैल्यूज, उसमें से म्यू माइनस करके सिग्मा से डिवाइड करते हैं, तब जाकर के z की वैल्यू आती है। तो म्यू और सिग्मा पता होना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं मैनेजमेंट हमसे क्या चाहती है। तो मैनेजमेंट हमको सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछती है कि हमारा एनपीवी 0 या फिर उससे भी कम होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो इसको डायग्रामेटिकली समझना है ये कैसा दिखेगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का डायग्राम दिखाता हूं आपको मैं। क्वेश्चन नंबर 1 का डायग्राम है कहीं? ठीक है, ओके, ठीक है, चलो समझते हैं अपने इसको। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें क्या बोल रहा है कि अपना x शुड बी लेसर देन 0। तो सबसे पहले हम इसकी z वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों z वैल्यू जो होती है वो होती है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा। सो बेस्ड ऑन दैट मुझे x के नीचे नीचे की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू हो गई 0, मुझे म्यू की वैल्यू पता है वो है 800, और मेरे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है जो कि है 400। तो मेरे z की वैल्यू आ रही है -2, मेरी z की वैल्यू क्या आ रही है -2। तो मुझे -2 के नीचे नीचे हमारा प्रोजेक्ट का कैश फ्लो रहेगा या फिर हमारा एनपीवी रहेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है। तो ये डायग्राम में कैसा दिखता है, ये है मेरा डायग्राम। तो x की वैल्यू मान लो -2 यहां पे है, तो मुझे -2 के इस टेल की प्रोबेबिलिटी चाहिए जो कि आंसर में है 2.28। अब ये कैसे आएगा हम देखेंगे, पर ये प्रोबेबिलिटी हमें इतने पोर्शन की चाहिए जिसे मैंने रेड में मार्क किया है, जिसको मैंने लाल कर दिया कूट के, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 2.28%। कैसे आएगा? तो देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, हमारे पास जो टेबल है ना, उस टेबल में सारी वैल्यूज जो z की है ना, वो एक्चुअल में पॉजिटिव वैल्यूज हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पॉजिटिव वैल्यू को देख करके सबसे पहले कुछ असेसमेंट करेंगे। राइट साइड की प्रोबेबिलिटी का अगर आपने असेसमेंट कर दिया तो वही लेफ्ट की होगी। तो कैसे होगा समझिए, आपके पास z इज इक्वल टू 2 की वैल्यू है, आप टेबल में जाकर के z की प्रोबेबिलिटी सर्च करोगे 2 पे, तो आपको दरअसल लेफ्ट साइड की पूरी प्रोबेबिलिटी मिलेगी, ये वाली। अब अगर लेफ्ट पूरा मिल गया तो ये राइट भी मिल जाएगा, जैसे हमने इससे पहले किया। 1 में से माइनस करेंगे जो भी हमारी प्रोबेबिलिटी आई, तो फिर हमारे राइट टेल की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, और जो राइट टेल की प्रोबेबिलिटी आएगी वही एग्जैक्टली लेफ्ट टेल की भी प्रोबेबिलिटी आएगी। भैया क्या बोल रहे हो, दिमाग के ऊपर से जा रहा है? रुको मैं दिखाता हूं आपको करके। तो देखो सबसे पहले आप समझो, इतना तो क्लियर हो गया ना, 0 से नीचे चाहिए वैल्यू, तो 0 पे z की वैल्यू क्या आ रही है -2। मैं एक बार के लिए -2 को दिमाग से निकाल रहा हूं, मैं सोच रहा हूं +2 के बारे में। तो +2 के लिए मैं चला अपनी टेबल पे, मैंने ढूंढा 2 का है यहां पे, और 2 के बाद और कुछ है नहीं, इट्स नॉट 2.1 और 2.2 ऐसा कुछ नहीं है, सो इट इज जस्ट 2। तो 2 लिया, और 2 पे हमारी प्रोबेबिलिटी है 0.9772 या 3 कुछ भी ले सकते हैं, सो इट इज 0.9773, ठीक है, ये है इसकी प्रोबेबिलिटी। तो अगर हमारी प्रोबेबिलिटी टू द लेफ्ट आ रही है 0.9772, इसका मतलब आपका z का वैल्यू जब 2 है तो उसके लेफ्ट साइड की प्रोबेबिलिटी है 0.9772। अगर इसके लेफ्ट साइड की प्रोबेबिलिटी है 0.9772, तो राइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस 0.9772, सो दैट इज 2.28%। तो इसका मतलब ये राइट साइड की जो टेल है इसकी वैल्यू हो गई 2.28%। मतलब z इज इक्वल टू 2 के राइट साइड की वैल्यू जब हमारे पास आ गई, तो z इज इक्वल टू -2 के लेफ्ट टेल की भी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और वो सेम ही होगी, एंड दैट इज इक्वल टू 2.28%। तो हमसे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ प्रोबेबिलिटी दैट योर एनपीवी विल बी लेसर देन 0, द आंसर इज 2.28%। क्लियर? ये हो गया पहले क्वेश्चन का जवाब। अगर आपको ये हैवी लग रहा है तो दोस्तों आपने शायद कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, या फिर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस चीज को, तो हो सकता है आपको ये भारी लग रहा हो, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। आइए दूसरे क्वेश्चन पे गौर करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में ग्रेटर देन 0 पूछ लिया। अरे भाई 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 भाई, अब ये तो बहुत आसान हो गया ना। आपको जब लेस देन 0 का वैल्यू पूछा था, तो यहां जहां z की वैल्यू -2 है, वहां पे एक्चुअल में x की वैल्यू है 0। तो 0 से नीचे की वैल्यू आपको जब पता है, तो 0 से ऊपर की भी पता है ना भाई। तो 0 से नीचे की वैल्यू है 2.28%, तो 2.28 के बाद बाकी जो बच गया वो सारा आपका, सो दैट शुड बी 97.72%। द आंसर शुड बी 97.72%, और यही चीज मैं यहां शो कर रहा हूं आपको। आंसर यहां दिखा है, हाँ लिखा है ना 97.72%। तो टेबल पे क्या कैसे नजर आ रहा है, सब समझ में आया आपको? आपको सबसे पहले यहां आइडेंटिफाई करना है, जगह बना रहा हूं अगेन। सबसे पहले आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि आपकी x की वैल्यू क्या है 0। सो जहां x की वैल्यू 0 है
वहां आपको z की वैल्यू ढूंढनी है. सो z विल बी 0 माइनस 800 माइनस 400 एंड दिस इज -2. -2 और +2 एक ही बात होती है. सो z इज इक्वल टू 2 पे हमने टेबल पे नोटिस किया रिजल्ट आया 0.9773. इसका मतलब प्रोबेबिलिटी टू द लेफ्ट ऑफ z इज इक्वल टू 2 है 0.9773. तो राइट में प्रोबेबिलिटी हो गई 2.28%. अब राइट की प्रोबेबिलिटी अगर 2.28 हो गई तो z इज इक्वल टू -2 की लेफ्ट की भी प्रोबेबिलिटी 2.28% हो गई. तो x का 0 से कम होना का प्रोबेबिलिटी है 2.28, तो x का 0 से ज्यादा होना 97.72% होगा. अब बच्चे अक्सर ना इधर में थोड़ा सा और परेशान होने के लिए खुद ही पूछ लेते हैं, सर x के नीचे आपने बोला प्रोबेबिलिटी है 2.28, x के ऊपर आपने प्रोबेबिलिटी बोल दिया 97.78, तो दोनों मिला के 100 हो जाता है. तो आप ये कहना चाहते हो कि x का 0 होने का प्रोबेबिलिटी है 0%? आप ये कहना चाहते हो? हाँ जी, मैं यही कहना चाहता हूं. x का वैल्यू 0 होने का प्रोबेबिलिटी 0% है. ये कैसे आप कह रहे हो? तो यार इसके लिए ना स्टैटिस्टिक्स में आपको डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस डेटा के बारे में पता होना चाहिए. बेसिकली ये एक कॉन्टिन्यूअस डेटा है. कॉन्टिन्यूअस डेटा में किसी भी एक सिंगल पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन नहीं की जा सकती. सो यू कैन नॉट कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी एट अ सिंगल पॉइंट. ये ठीक वैसा होगा जहां पे मैं आपको ये बोलूं कि बताओ आपका पिज्जा एग्जैक्ट 30 मिनट्स 0 सेकेंड 0 मिली सेकेंड पे आएगा, बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ये प्रोबेबिलिटी तो कोई भी नहीं बता सकता. सब पिज्जा वाले क्या बोलते थे जब इनिशियली बोलते थे? तो यही बोलते थे 30 मिनट्स नहीं तो पिज्जा फ्री. कोई ये नहीं बोलता था कि 30 मिनट्स डॉट पे आएंगे. 30 से पहले भी आ गए तो पिज्जा फ्री मतलब नहीं होगा, और 30 के बाद आए तो फिर पिज्जा फ्री करेंगे. ये पहले की बातें. आजकल तो जोमेटो पे 1-1 घंटे लग ही जाते. बट मेरा यही कहना है कि भाई आपको ये समझना पड़ेगा कि डॉट 30 पे प्रेडिक्शन कर पाना इज नियरली इम्पॉसिबल. 30 के नीचे की रेंज में बता सकता हूं, 30 के ऊपर की रेंज बता सकता हूं, बट एग्जैक्ट 30 पे इट्स नॉट पॉसिबल. एंड इसीलिए मैं कह रहा हूं 0 से नीचे 2.28 है, 0 के ऊपर 97.72 है, बट एग्जैक्टली 0 पे पूछोगे तो आंसर है 0%. ठीक है? इसके पीछे का जो ज्ञान है वो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का ज्ञान. आप मत सुनो बाबा, आप नहीं झेल पाओगे. छड्डो ना यार, छड्डो, आगे बढ़ो. नेक्स्ट आते हैं, अब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में आ रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन अपने वो बोलता है कि अब हमको ना 500 और 900 के बीच की रेंज का बताओ प्रोबेबिलिटी. तो भाई इसकी रेंज कैसे पता होगी? उसके लिए 500 और 900 पे सबसे पहले z वैल्यूज कैलकुलेट करनी है. तो देखो z वैल्यू का फॉर्मूला होता है x माइनस म्यू बाई सिग्मा. तो अगर x की वैल्यू है 500, 800 मेरा म्यू है और सिग्मा है मेरा 400, तो ये रिजल्ट आ रहा है -300 बाई 400. सो दैट इज -0.75. ठीक है? और फिर वापस अगर z की वैल्यू 900 पकड़ूं तो ये आ रहा है 900 माइनस 800 डिवाइडेड बाई 400, तो ये आ रहा है 0.25 पॉजिटिव में. तो अगर मैं ये डायग्राम में शो करूं आपको कि मेरे को किधर से किधर का रेंज पता करना है, तो ये डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा. ये है मेरा z इज इक्वल टू -0.25, ये बीच में है z इज इक्वल टू 0, और ये है z इज इक्वल टू 0.25. सो टेक्निकली इन दोनों के बीच का जो ये रेंज है ना, इसका मुझे प्रोबेबिलिटी पता करना है. आप देखो ये मैंने ग्रीन में जो हाईलाइट किया है. सो आई बेसिकली वांट टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस रेंज जो ग्रीन में हाईलाइट किया है. ये z इज इक्वल टू -0.75 के आगे है और z इज इक्वल टू 0.25 के पहले है. तो अब इसको कैसे सॉल्व करें? बहुत आसान है. सबसे पहले हम z इज इक्वल टू 0.25 पे टेबल की वैल्यू चेक कर लेते हैं. जब हम टेबल की वैल्यू चेक करेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी टू द लेफ्ट मिल जाएगा ऑफ 0.25. तो इसको चेक कर लेते हैं टेबल पे. तो टेबल पे 0.25 कैसे मिलेगा? ये रहा 0.2, ये रहा 0.25, तो रिजल्ट है 0.5987. यानी 0.25 के लेफ्ट का पूरा प्रोबेबिलिटी है 59.87%, और ये मैंने यहां लिखा हुआ भी है. आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी टू द लेफ्ट ऑफ दिस वैल्यू इज 0.5987. अब रुको, नेक्स्ट मेरा टारगेट है z इज इक्वल टू 0.75 के लेफ्ट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का. क्या हमारे पास माइनस में वैल्यूज हैं? नहीं है भैया. चलो आपके पास प्लस में तो वैल्यू है, तो हम 0.75 के राइट साइड की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं. अब ये कैसे आएगा? सिंपल है. 0.75 पे आप सबसे पहले ये देखो कि आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है. तो ये 0.7, ये 0.75. सो 0.75 पे प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.7734. 0.7734. अब अगेन ये लेफ्ट की साइड की आ रही है, तो राइट टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है?
राइट टेल की प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस 0.7734, सो दैट इज 22.66%। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस राइट टेल इज 22.66%। बस अपना काम हो गया। अगर राइट टेल 22.66 है तो लेफ्ट टेल भी 22.66 ही होगा। तो यहां से यहां तक का प्रोबेबिलिटी है 59.87% और लेफ्ट टेल का प्रोबेबिलिटी है 22.66%। दोनों को आपस में नेट कीजिए, जो बचेगा वो आपके बीच की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, दैट विल बी 37.21%। सो दैट विल बी 37.21%। ये कैसे आया? बहुत आसान तरीके से। कैसे किया आपको एक अंदाजा लग गया होगा। क्लियर? पक्का? अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आपको, जिन लोगों को ये बहुत टफ लगता है, समझ रहे हैं टफ लग रहा है, तो उनको बता दूं, अगर आप कभी भी कोई भी z की वैल्यू माइनस में उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, तो उसको ढूंढने का ये भी एक फॉर्मूला होता है कि आप z की वैल्यू ढूंढ लो और उसमें से 1 माइनस कर दो। ठीक है, अब जैसे यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे हमारे को z इज इक्वल टू 0.75 की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी थी, तो हमने 0.75 की ढूंढी, वो थी 0.7734, तो 1 माइनस 0.7734 करने से हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो ये भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, p ऑफ माइनस z इज इक्वल टू 1 माइनस पी जेड। इसको आगे हम यूज करके देखेंगे। ठीक है, चलो जी, थर्ड वाला केस भी हो गया। अब हम आते हैं फोर्थ केस में। फोर्थ केस को सुकून से आराम से बनाएंगे, देखते हैं हमको समझ में आया कि नहीं आया। तो फोर्थ केस में सबसे पहले हम अपनी z वैल्यूज जो हैं उसके हिसाब से सवाल को रीअरेंज करते हैं। तो हमारे को 300 पे और 600 पे कैलकुलेशन करनी है। तो दोस्तों हमारा जो फॉर्मूला होता है z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा। तो अगर मेरा 300 का वैल्यू है तो 300 माइनस मेरा म्यू का वैल्यू है 800 और सिग्मा का वैल्यू है 400। तो ये रिजल्ट आ रहा है माइनस 500 बाई 400, तो ये आ रहा है माइनस 1.25। इसी तरह अगर हम z वापस कैलकुलेट करें फॉर 600, सो इट विल बी 600 माइनस 800 डिवाइडेड बाई 400, सो दिस इज माइनस 200 बाई 400, सो दिस इज माइनस 0.50। तो इसका डायग्राम बनाते हैं। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो ये कुछ ऐसा दिखता है कि हमको वैल्यू ढूंढनी है माइनस 1.25 और माइनस 0.50 के बीच में। अब ये प्रोबेबिलिटीज कैसे ढूंढने, इस फॉर्मूले का मदद लेंगे। अगर हमें चाहिए p ऑफ माइनस 1.25, सो दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस p ऑफ 1.25। क्लियर? तो 1.25 पे प्रोबेबिलिटी ढूंढ लेते हैं, आसान हो जाएगा। 1.25 पे हमारी प्रोबेबिलिटी आने वाली है, ये है 1.2 और ये है 1.25, सो इट इज 0.8944। 0.8944, तो बेस्ड ऑन दिस दिस विल बी 1 माइनस 0.8944 एंड ये रिजल्ट आ रहा है 10.56%। ठीक है, तो ये जो हमारा ये वाला टेबल है, ठीक है, ये वाला जो टेल है इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 10.56%। अब हम लोग सेम यही काम कर लेते हैं फॉर p माइनस 0.50, सो दिस विल बी 1 माइनस p ऑफ 0.50। सो p 0.50 पे हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, आइए देख लेते हैं। 0.50 पे हमारी प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.6915, 0.6915। सो विल जस्ट टेक दिस एज इट इज। 1 माइनस 0.6985 आया था शायद, सो 1 माइनस 0.6985, सो दिस इज 30.15%। बस हो गया हमारा काम। z से z 0.50 के लेफ्ट में प्रोबेबिलिटी आ रही है 30.15 और 1.25 के लेफ्ट में आ रही है 10.56, तो इन दोनों के बीच में कितनी आ रही है, दैट विल बी 30.15 माइनस 10.56, मेरे ख्याल से 20.29 के आसपास आती होगी। थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है एंड वो शायद आ रहा है क्योंकि मैंने कोई नंबर गलत लिया होगा। 0.6985 एक बार चेक कर लेता हूं। 0.6915 है, देखा मैं बोला ना, मैंने कुछ नंबर गलत लिया होगा। 6915, सो दिस विल बी 30.85 and this will be 30.85 minus 10.56, एग्जैक्टली आ जाएगा रिजल्ट 20.29%। लो जी अब ठीक है।
क्लियर? इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये एकदम से आप सोच रहे हैं एकदम फटाक से हो जाएगा, नहीं होगा। भैया आप कैसे कर लिए? अरे भाई हमने सीएफए में ये काम बहुत बार किया हुआ है, तो सीएफए में इसको बहुत ज्यादा बार यूज करना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है हमारे लिए प्रैक्टिकली वेरी वेरी इजी हो गया। बट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ना बहुत ज्यादा हद तक एसएफएम में कैप्चर नहीं किया गया है, इसलिए इन सारी चीजों को समझ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और वैसे मैं खुद भी जो इक्विटी रिसर्च करता हूं उसमें इन सारी चीजों को यूज करता हूं, तो अगेन मेरे लिए सिंपल है, आपके लिए थोड़ा सा टेक्निकल होने वाला है। क्लियर बच्चे लोग? चलो परफेक्ट, खत्म। खत्म। अपने मन से एक और सवाल बना के दिखाऊंगे आपको। चलो यार आप भी क्या याद रखोगे, लो अपने मन से एक और सवाल बनाता हूं आपके लिए। अब मैं ढूंढना चाहता हूं प्रोबेबिलिटी दैट माई एनपीवी विल बी बिटवीन 1000 एंड 1500। लो जी, 1000 और 1500 के बीच में मेरी प्रोबेबिलिटी होगी, ये कैसे हम आइडेंटिफाई करें, ये कैसे हम सॉल्व करें? तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले z वैल्यू ढूंढ रहे हैं 1000 पे, सो 1000 माइनस 800 डिवाइडेड बाई 400, ठीक है, सो इट विल बी 200 बाई 400, रिजल्ट इज 0.50, ठीक है। फिर 1500 पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 1500 माइनस 800 डिवाइडेड बाई 400, सो दिस विल बी 700 बाई 400, सो द रिजल्ट विल बी 1.75, ठीक है। सो बेसिकली अब मेरा जो बन रहा है स्ट्रक्चर वो ऐसा बन रहा है कि सपोज करो दिस इज माई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक बार के लिए इजी कर लेता हूं, ये है 0.5 और ये मान लेते हैं 1.75 है, तो मेरे को इसके बीच की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। कैसे ढूंढने? बहुत आसान है, विल फर्स्ट फाइंड आउट 1 माइनस 0.75 की प्रोबेबिलिटी, एंड देन फिर विल फाइंड आउट 0.50 की, और इन दोनों को माइनस करके चेक कर लेंगे। तो आइए देख लेते हैं इसको टेबल पे वैल्यू कैसी नजर आती है। सो 1.75 मेरे को नजर आ रहा है तकरीबन यहाँ पे, सो दैट इज 0.95907। इसमें से हम माइनस करेंगे 0.5 की प्रोबेबिलिटी, एंड दैट इज 0.5 हियर, विच इज 0.6915 या 146, ठीक है। बस माइनस कर दीजिए, यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रेंज। 0.95907 माइनस 0.69145 या 146। ये आ रहा है 26.76%, 26.76%। क्लियर? तो लो जी, ये भी अपना काम हो गया है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोबेबिलिटीज अराउंड इट। मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में। सो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास में कैटेगरी नंबर 7, रियल ऑप्शंस इन बीएसएम। सो बेसिकली रियल ऑप्शंस क्या होते हैं ये समझिए। रियल ऑप्शंस जो होते हैं वो होते हैं जहां पे आपके पास में अलग अलग तरह के फीचर्स आ जाते हैं, जिसमें से एक सबसे बेसिक फीचर होता है अबेंडनमेंट, और एक होता है प्रोजेक्ट डिले करने का, तो वो अपना हो गया पोस्टपोनमेंट। सो ये ऐसी ऐसी ताकतें हैं जिससे आप अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा आगे धकेल सकते हो, आप अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा सा रुक के कर सकते हो, या फिर एकदम से बंद कर सकते हो। इससे आपको फायदा होता है, ये रियल ऑप्शंस होते हैं और इससे आपको फायदा होता है, और हम इस फायदे की वैल्यू को ढूंढना चाहते हैं कि इस रियल ऑप्शन की वैल्यू क्या है, ये हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। अब क्योंकि ये रियल एस्टेट या फिर रियल एसेट से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, तो जाहिर सी बात है इसको हम रियल ऑप्शंस कहते हैं, बट इसकी वैल्यूएशन कॉल और पुट की तरह ही होती है। अब कॉल और पुट अगर आपने अभी तक पढ़ा हुआ नहीं है, आप डेरिवेटिव्स रिवाइज नहीं किए हो, तो बीएसएम आपको याद ही नहीं आएगा, और जिन्होंने रिवाइज भी किया उसमें से भी 10% लोगों से ही ये बनेगा। सो ऑब्वियसली इट इज अ क्रिटिकल क्वेश्चन, एंड इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट सिर्फ वो लोग करें या वो लोग ही देखें इस सवाल को जो लोग एक्चुअल में डेरिवेटिव्स रिवाइज करके आ चुके हैं। बीएसएम आपको थोड़ा बहुत याद है, नहीं तो मत देखिए, बेकार में कंफ्यूज होंगे, डर जाएंगे। आइए सवाल देखते हैं, और मैं फटाफट समझाऊंगा क्योंकि बुक में कवर्ड है ये ऑलरेडी। तो आओ जी समझते हैं अपने यहाँ पे। अपने को यहाँ पे ये बोला कि एक प्रोजेक्ट है जिसपे 35 लाख रुपए हम इनिशियली लगाएंगे, और इस पे जो हमारे कैश फ्लोज आएंगे वो आएंगे 20, 15, 10 और 5। हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 15% का, रिस्क रेट है 4.5% का, वोलेटिलिटी हमको 50% दी हुई है। ये बीएसएम मॉडल के लिए काम आएगा, दिस विल बी रिक्वायर्ड फॉर बीएसएम। ये रिस्क फ्री रेट भी बीएसएम के लिए काम आएगा।
ठीक है। बाद बाकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी दिया हुआ है 11% का। अपने को सबसे पहले ये पता करना है कि प्रोजेक्ट को अगर हम डिले नहीं करें तो इस प्रोजेक्ट में कितनी एनपीवी हमें मिलेगी। तो भैया वो कैलकुलेट करना आसान है। वी हैव गॉट ईयर 1 2 3 4। इसके बाद हमारे पास कैश फ्लोज हैं 11% जो कि हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उस पर हम इसको डिस्काउंट करेंगे एंड पीवी करके हम इसमें से माइनस करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट। आ गया यार, एनपीवी आ गया 5.8 लाख का। इट इज वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आता है कि अगर हम डिले करते हैं प्रोजेक्ट को 2 साल के लिए तो कैसे होगा। वैसे ये एक इलस्ट्रेशन है तो इसमें इतनी बातें लिखी नहीं थी इन्होंने, बट एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो डिले की बात लिखेंगे ये लोग। इस सवाल में डिले की बात इन्होंने नहीं लिखी है क्योंकि ये बुक का एक इलस्ट्रेशन है, इट इज नॉट अ प्रॉपर क्वेश्चन। तो ये चीज को प्लीज समझिएगा, डिले यहां लिखा नहीं है पर डिले होगा। तो 2 साल अगर हम इस प्रोजेक्ट को डिले करते हैं तो क्या होगा। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कुछ नहीं होगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स में सेम कैश फ्लोज आएंगे जो पहले आने वाले थे। इससे हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा डिले हो गया और डिले होने से हमको नुकसान होगा। हमारा पीवी घट चुका है और इस पीवी के घटने की वजह से आप देख सकते हो हमारा 35 तो आया ही नहीं, जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 35 लाख का वो नहीं आया। टेक्निकली हमारी एनपीवी नेगेटिव हो जाएगी बिकॉज ऑफ द डिले ऑफ द प्रोजेक्ट। तो हम इस डिले की वजह से हमको होने वाले नुकसान के बारे में जानना चाहते हैं और वो वैल्यूएशन कैसे होगी, हम बीएसएम यूज करेंगे। तो बीएसएम के लिए हमें टोटल 4 इनपुट्स पे काम करना पड़ता है। ये चारों इनपुट्स क्या हैं। सबसे पहले है स्पॉट। सो वी आर थिंकिंग अबाउट आवर इनफ्लोज, और जो हमारे इनफ्लोज हैं उनका पीवी है 33.10। सो ये हमारा स्पॉट का काम करेगा। आमतौर पे हम यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ अंडरलाइंग लेते हैं। हमारे वैल्यूएशन ऑफ अंडरलाइंग हमारा प्रोजेक्ट ही है तो प्रोजेक्ट का वैल्यूएशन होगा उसका पीवी ऑफ इनफ्लोज। सो एस इज इक्वल टू 33.10। डिले के बाद क्या होगा। Then we have x which is 35, this is our minimum requirement। ये हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है तो ये आ जाएगा x की वैल्यू में। r है 0.045 यानी 4.5%, ये रिस्क रेट दिया हुआ था। स्टैंडर्ड डेविएशन 50% तो ये 0.5 होगा एंड डिले 2 साल का है तो ये पांचवा हमारा इनपुट है विच इज t इज इक्वल टू 2। बेस्ड ऑन दिस हम यहाँ पे d1 और d2 की वैल्यू पता करेंगे। अब d1 और d2 की वैल्यू पता करना अगेन बीएसएम के एप्लीकेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो वो कैसे करते हैं आप फिर से देख लेना। s बाई एक्स के लिए हमने s और x तो लिखा, फिर उसका लॉग नॉर्मल किया। अब ये लॉग नॉर्मल करते कैसे हैं, इसके लिए क्लास में कैलकुलेटर पे सिखाया हुआ है हाउ डू डू लॉग नॉर्मल, तो ये चीज का थोड़ा सा ख्याल रखना है। इसके अलावा अपना यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो ये है कि आर सिग्मा सबको ठीक से लिखा, सबको सॉल्व किया, रिजल्ट आया 0.40। तो इस चीज का ख्याल रखना। फिर d2 के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं d1 माइनस सिग्मा इंटू अंडर रूट टी, तो वो भी करेंगे और उसके बाद d2 की वैल्यू आ रही है माइनस 0.31। अब हम लोग को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से एन d1 और एन d2 की वैल्यू पता करनी है। सो अगर हम एन 0.40 पता करना चाहते हैं तो वो टेबल पे आराम से नजर आ जाएगा। अगर हम n माइनस 0.31 पता करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे पता है, उसके लिए हम करेंगे 1 माइनस n ऑफ 0.31। तो ये दोनों को ध्यान में रखते हुए प्रोबेबिलिटीज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आई एम नॉट डूइंग दैट। टेबल पे देख करके आप वैल्यू पुट कर लेना, वैल्यू आएगी 0.6554 एंड 0.3783। लास्ट में कॉल वैल्यू हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कॉल के लिए ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले पे रिजल्ट आ रहा है 9.59 लाख। इसका मतलब ये जो हमारा डीले वाला ऑप्शन है, ये डीले वाला ऑप्शन का वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन ऑफ द रियल ऑप्शन is 9.59 lakhs, is 9.59 lakhs। बेसिकली अगर आपका प्रोजेक्ट 2 साल डिले हो जाता है तो उसके बाद अगर आप अपने प्रोजेक्ट को नो बोल पा रहे हो तो उसके लिए हो सकता है आपको 9.5 lakhs का शुरुआत में एक प्रीमियम भरना पड़ जाए। सो इस प्रोजेक्ट को ना बोलने की कीमत है 9.59 lakhs। जाहिर सी बात है यार, आप क्यों करना चाहोगे, क्योंकि आज से 2 साल बाद अगर करने जाओगे तब तो आपको नुकसान होगा ना। तो उससे बेटर है कि आप इसका डीले ऑप्शन को वैल्यूएशन करवा लें विच इज 9.59 lakhs। सो इस तरह से इसके कॉल की वैल्यूएशन होती है। सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बीएसएम है, बट बीएसएम अपने आप में बड़ा डिफिकल्ट है, तो उस चीज का ख्याल रखना है। एनीवेज, मैं इसमें ज्यादा देर आपको भ्रमित करना भी नहीं चाहता, इसलिए नेक्स्ट कैटेगरी में चलते हैं जो कि अपनी आखिरी कैटेगरी, वो है प्रोजेक्ट विद अनसर्टेन कैश फ्लोज। अब ये एक इंटरेस्टिंग कैटेगरी है। 2022 के सिलेबस में इसको कहीं पे भी एसएफएम की बुक में कवर नहीं किया गया है। फ्रैंकली इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर हैं, आपकी बुक में ही क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन इसको कहीं कवर नहीं किया गया है। लेकिन 2022 के ही सिलेबस में जो आपका पेपर नंबर 12 इंटरमीडिएट में है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसमें ये प्रॉपरली कैप्चर्ड है। तो अब ये एक तरह से मैं कह सकता हूं सिलेबस में एक
गैप बन गया। जो एसएफएम में अब भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उन्होंने तो इंटर पहले निकाला था, तो उनके लिए समस्या है यहाँ पे, उन्होंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इस टॉपिक को पढ़ा नहीं है। जबकि एसएफएम में आने वाली जनरेशन जो होंगी, जो आज नहीं बल्कि 1 साल बाद एसएफएम का एग्जाम देंगी, वो सभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ करके आ चुकी होंगी, तो उनको इन सारे मेथड्स के बारे में सुना हुआ होगा, उन्होंने पढ़ा होगा इस मेथड्स के बारे में। पर आपने अनफॉर्चुनेटली जो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम देने वाले हैं 2022 सिलेबस में, मैं बात कर रहा हूं इन द ईयर 2024, इन द ईयर 2024 जून या दिसंबर में अगर आप एग्जाम दे रहे हो, देयर इज अ ग्रेटर चांस कि आपने इन चारों मेथड्स के बारे में शायद नहीं पढ़ा हो। और क्योंकि आपने नहीं पढ़ा है तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कवर्ड तो है, लेकिन आपने नहीं पढ़ा, तो इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आएगा तो बचेंगे कैसे? तो आपके पास 2 ऑप्शन है। नंबर 1, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की किताब इंस्टीट्यूट की डाउनलोड करें, खुद से इसको पढ़ लें। पढ़ लेंगे तो आपको कुछ हद तक समझ में आ जाएगा ये कैसे वर्क करता है। और अगर उतनी मेहनत आपसे नहीं होती तो ये वाला मेथड जो है, मिनिमैक्स रिग्रेट मेथड, जिसे हम सैवेज क्राइटेरियन कहते हैं, ये एग्जाम में कुछ ज्यादा ही बार पूछता है, मुझे लगता है यही एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको कम से कम अभी सीख ले, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनेगा। इसमें दिसंबर 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, सो बोलने की बात नहीं कि आ नहीं सकता, आएगा। 7 मार्क्स के लिए है, 3 प्रोजेक्ट है। हमें यहाँ पे जो कंडीशन लगानी है वो कंडीशन भी इन्होंने चला के बोला है कि भाई मिनिमैक्स रिग्रेट रूल लगा करके बताना। इसके पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू से भी हमसे सवाल पूछा है, तो ये कैसे होगा समझिएगा। 3 प्रोजेक्ट है XYZ, तीनों प्रोजेक्ट का जो नेट प्रॉफिट है वो भी हमें दिया गया है और तीनों की प्रोबेबिलिटीज दी हुई है। अगर आपसे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पूछे तो वो कैलकुलेट करना आसान है, उसके लिए प्रोबेबिलिटी और हमारे नेट प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करें, करते जाएं और लास्ट में टोटल लगाएं। So that will be 0.20 into 40,000 M plus, 0.50 into 65,000 M plus and 0.30 into 90,000 M plus MRC। लास्ट में रिजल्ट आएगा 67,500 का आ जाएगा। इसी तरह सेम कैलकुलेशन y और z के लिए कीजिएगा। आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू सबसे ज्यादा z में आ रही है, सो बेस्ड ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन प्रोजेक्ट z हम सेलेक्ट करेंगे, इसमें हमारी कोई दो राय नहीं होगी। लेकिन मिनिमैक्स रिग्रेट रूल क्या होता है सर, ये समझाओ। तो देखो, मिनिमैक्स रिग्रेट रूल के लिए आपको एक रिग्रेट मैट्रिक्स बनाना पड़ता है। तो रिग्रेट मैट्रिक्स कैसे बनता है समझिए। आपको हर एक आउटकम वैल्यू के लिए मैक्सिमम वैल्यू को नोटिस करना है। जैसे मैक्सिमम वैल्यूज मैंने 3 जगह नोटिस कर ली। मेरे फर्स्ट आउटकम में मैक्सिमम वैल्यू है 80,000 की, जो कि प्रोजेक्ट Z पे मुझे मिल रहा है। बेसिकली अगर मेरा पहला आउटकम होता है तो X से बेहतर है Y, Y से बेहतर है Z, तो सबसे बेहतर कौन है? Z। तो Z का मैक्सिमम जो प्रॉफिट अवेलेबल है अंडर आउटकम नंबर 1 दैट इज 80,000। यही सेम चीज आउटकम नंबर 2 में भी Z सबसे बेहतर है और Z 80,000 रुपए का हमको यहाँ पे प्रॉफिट देता है, तो दैट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट अवेलेबल। यहीं पे X इज गिविंग ओनली 65 एंड Y इज गिविंग ओनली 55। और जब हम थर्ड आउटकम में चलते हैं तो थर्ड आउटकम में प्रोजेक्ट वाई सबसे ज्यादा प्रॉफिट देता है हमको, विच इज 1,10,000, तो वो हमने नोट कर लिया। बाद बाकी दोनों प्रोजेक्ट उससे कम देते हैं। So what we have noted maximum profit for a particular outcome, ठीक है, amongst the projects। So हमने सबसे पहले मैक्सिमम प्रॉफिट कैलकुलेट किया फॉर पर्टिकुलर आउटकम amongst the projects, तो प्रोजेक्ट्स के बीच में जो सबसे ज्यादा है उसको नोटिस किया। अब हम बना रहे हैं रिग्रेट मैट्रिक्स। रिग्रेट मैट्रिक्स ये होता है कि आप अपने पर्टिकुलर वैल्यू में से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको माइनस करके देखिए कि कितने का आपको रिग्रेट होगा। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर मैं प्रोजेक्ट एक्स में फंसा रह गया, मान लो आउटकम नंबर 1 हुआ और मैं प्रोजेक्ट एक्स लेके बैठा हूं, तो मेरे को सिर्फ 40,000 का फायदा होगा। इसी के जगह अगर मैं सबसे बेस्ट में होता तो मेरे को 80,000 का फायदा होता। तो देखा जाए तो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया ऑफ 40,000। इसको आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलो या फिर रिग्रेट बोलो, इट्स द सेम थिंग। सो बेसिकली आउटकम नंबर 1 होने पे अगर आप एक्स में फंसे हो तो आपको 40,000 का रिग्रेट होगा। वैसे ही अगर आप वाई में फंसे हुए हो तो आपको 20,000 रुपए का रिग्रेट होगा। तो हमने यहाँ पे रिग्रेट की वैल्यूज लिख ली। आउटकम नंबर 1 में एक्स में रिग्रेट होगा 40,000 का, वाई में रिग्रेट होगा 20,000 का। यही सेम काम आउटकम नंबर 2 में भी रिग्रेट देखा जाएगा। आउटकम नंबर 2 में सबसे बढ़िया तो होता कि हम Z में रहते, पर अगर हम Z में नहीं है, हम X में है, तो क्या होगा? तो देखिए, X में हम रहते तो हमको 65,000 का प्रॉफिट होता, जबकि यही अपने को 80,000 का प्रॉफिट होता इन केस ऑफ प्रोजेक्ट Z। तो यहां पे भी हमको रिग्रेट नजर आ रहा है और वो 15,000 का है। Y के केस में ये 25,000 का रिग्रेट हो जाएगा। ऐसे ही लास्ट केस में भी हमने रिग्रेट कैलकुलेशन करी, सबसे ज्यादा हमें प्रॉफिट आ रहा है वाई में, तो वहां कोई रिग्रेट नहीं होगा। लेकिन अगर हम एक्स और जेड में होंगे तो वहां पे हमें रिग्रेट होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कैलकुलेटेड द रिग्रेट वैल्यूज हियर।
अब हमें यहां क्या करना है, इधर हमें सबसे पहले मैक्सिमम रिग्रेट निकालना है और फिर उसमें से मिनिमम वैल्यू लेनी है। सर कैसे होगा? एक्स का मैक्सिमम रिग्रेट कितना है? एक्स का मैक्सिमम रिग्रेट है 40,000। वाई का मैक्सिमम रिग्रेट कितना है? भैया वाई का मैक्सिमम रिग्रेट है 25,000। फिर जेड का मैक्सिमम रिग्रेट कितना है? जेड का मैक्सिमम रिग्रेट है 10,000। सो अमंग्स द मैक्सिमम रिग्रेट सबसे मिनिमम किसका है? तो भैया जेड का है, तो जेड विल बी ट्रीटेड एज द बेस्ट प्रोजेक्ट। जेड विल बी ट्रीटेड एज द बेस्ट प्रोजेक्ट क्योंकि इसका मैक्सिमम रिग्रेट करने के बाद में भी मिनिमम वैल्यू आ रहा है। सो व्हाट डिड वी डू? फिर से एक बार रैप अप करते हैं। सबसे पहले हमने अपनी टेबल देखी, टेबल को देख करके हमने रिग्रेट मैट्रिक्स बनाया। रिग्रेट मैट्रिक्स होता है जहां पे आप अपने प्रॉफिट को सबसे बेहतरीन प्रॉफिट से कंपेयर करते हैं किसी भी आउटकम में। जैसे आउटकम नंबर 1 में और 2 में जेड का प्रॉफिट सबसे ज्यादा था, तो एक्स और वाई दोनों में रिग्रेट देखा गया और जेड में रिग्रेट नहीं था। लेकिन जब आउटकम नंबर 3 में गए तो वाई का सबसे ज्यादा प्रॉफिट था, तो वहां पे रिग्रेट 0 हो गया, पर एक्स और जेड दोनों जगह रिग्रेट था। वंस वी हैव गॉट द एंटायर रिग्रेट टेबल, तो हमने प्रोजेक्ट वाइज हमारे मैक्सिमम रिग्रेट को नोटिस किया। मैक्सिमम रिग्रेट इन केस ऑफ प्रोजेक्ट एक्स वाज 40,000, वाई के केस में 25,000 था और जेड के केस में सिर्फ 10,000 था। तो ऐसे में सबसे कम इसमें से कौन है? जेड है, तो इसीलिए हम जेड के साथ जाएंगे। सो दिस इज हाउ वी डू द कैलकुलेशन फॉर मैक्स फॉर मिनी मैक्स रिग्रेट रूल। क्लियर? परफेक्ट। एंड फाइनली इसी तरह का एक और क्वेश्चन है जो कि जून 2018 में भी इंस्टीट्यूट ने पूछा हुआ है 8 मार्क्स के लिए, तो इसको भी एक बार आप नोटिस कर लेना। ठीक है? अब अगेन ये जून 2018 में पूछना गलत नहीं था, ये 2022 के सिलेबस में नहीं है, पहले तो था। तो 2022 के सिलेबस में ये अभी दिखता कहीं नहीं है, पर ये है, ये सब पढ़ना पड़ेगा। और यहां पे भी सेम चीज पूछी है तो सेम तरीके से सवाल सॉल्व हुआ है। इसके अलावा एक प्रैक्टिस पास्ट टर्म पेपर का सवाल जो कि मैंने कैप्चर ही नहीं किया कहीं पे भी, वो है जून 2018 का मिसलेनियस 4 मार्क्स का सवाल है, जिसको आप एक बार देख सकते हैं। अगेन इट इज वेरी वेरी आई वुड से ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है बहुत ही मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको आप एक बार जरूर देख लेना। बाद बाकी मैंने मैक्सिमम पीटीपी इसको कवर कर दिया है इस पूरे रिवीजन में, एंड इसी के साथ आपके रिस्की प्रपोजल का पूरा रिवीजन होता है कंप्लीट। 3 पार्ट में मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। और याद रखिएगा, जो भी बच्चे इसको आगे 2025 2026 में इन वीडियोस को देख रहे हैं, तो आपके लिए और अपडेट वीडियोस आए होंगे। मैंने बेसिकली 2013 से लेकर 2023 तक का सारा कवर कर दिया पीटीपी इसको, और अब आने वाले 2024 से जितने भी साल हैं उनके लिए आपको एक्स्ट्रा पार्ट्स देखने को मिलेंगे। सो हो सकता है आने वाले टाइम पे आप इसका पार्ट नंबर 7 भी देखें, बट फिलहाल जब मैं इसको शूट कर रहा हूं एक इकट्ठे स्लॉट में, तो मैंने 3 पार्ट्स में अपने सारे पिछले 20 टर्म्स को कवर कर लिया है। अब 20 टर्म्स के बाद के आगे के टर्म के जो क्वेश्चंस होंगे वो ग्रेजुअली इसके बाद एक एक करके पार्ट्स ऐड होते जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे यूट्यूब पे, और जो लोग एनरोल्ड बच्चे हैं उनको तो खैर लाइन से मिलेंगे इन दी ऐप। क्लियर? सो दैट इज इट। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग रिवीजन रहा, मजा आया आपको। मिलेंगे एक और अगले नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स, प्लीज एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए। एंड हाँ यार, यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत कर रहे हैं, चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।